हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के संबंध में आज की डेट में जो विज्ञापन आई है उसके संबंध में डिटेल जानकारी आपको देंगे ताकि आप फॉर्म को फिल कर पाएँ, ताकि और कोई परेशानी ना हो फॉर्म को फिलअप करने के संबंध में। तो एक एक करके सारे विवरण को पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें बताई गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बिल्कुल आवेदन करने के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने वाली जो तिथि है वो 7 जनवरी 2022 से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो निर्धारित रखी गई है वो 28 जनवरी 2022 तक, यानी डेट आप याद रखेंगे 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक के अंदर ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन में जो मॉडिफिकेशन करने की जो डेट दी गई है वो 4 फरवरी 2022 तक दी गई है। यहाँ पे है कि उपरोक्त विज्ञापन के सपक्ष में फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फ़ीस स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान देंगे कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो पेट की एग्ज़ाम 2021 में हुई थी उस संबंध में जो भी वैध स्कोर कार्ड आपके द्वारा आयोग के द्वारा आपको दी गई है, और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करके एग्ज़ाम में बैठे थे वो सारे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं उन्हें आयोग के द्वारा एक वैध स्कोर कार्ड दी गई है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं बताई गई कि इतने % वाले से अधिक ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कोई भी इस परीक्षा में अप्लाई किए थे और जो भी एग्ज़ाम में बैठे हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आप इसे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थी के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इस श्रेणियों में अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक एवं से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग के द्वारा की जा रही है। जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन है। इसे आप पढ़ लेंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग बाद में की जाएगी उस कैंडिडेट की कि कितने लोग एलिजिबल हैं मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए। फ़िलहाल सारे जो कोई भी लोग पास हैं पेट की एग्ज़ाम वो सारे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति में आप ये देख लेंगे किस तरह से आवेदन करनी है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे बताई जा रही है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन यानी एप्लीकेशन अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर पेट की जो आप एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से आप लॉगिन कर पाएंगे पोर्टल पे। एक नंबर में दी गई है, दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो पर्सनल डिटेल्स को फिल करके अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल के संबंध में कैटेगरी के विवरण दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं, या जो भी आपने पेट की एग्ज़ाम के तहत फॉर्म भरने के तहत जो मोबाइल नंबर दिए थे उसमें OTP दी जाएगी, उसके तहत भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आगे इसे देख लेंगे आप। आवेदन की प्रक्रिया है, इसमें लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएँ ये सब डिटेल वहाँ पे आपको फिल करनी है। और आगे बढ़ते हैं, फ़ोटो हस्ताक्षर को आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद से अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर को व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पे आप चले जाएंगे। अन्य विवरण आगे यहाँ पे डिक्लेरेशन दी गई हुई है 7 प्रोसीड की ऑप्शन में।
यानी जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय अपेक्षा की घोषणा पत्र के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और घोषणा पत्र में सहमत हो तो सभी बिंदुओं पर टिक करें। इसे आप भर लेंगे। आगे है फीस शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र की अंतिम रूप में सबमिट करना। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान, यानी कि आप निर्धारित शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। निर्देश पालन करने हेतु तत्काल कर सकते हैं। फीस शुल्क का भुगतान हेतु पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी। ये ऑफलाइन पेमेंट करने के संबंध में बताई जा रही है। ये फिर आगे आप यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, फ़ी कितनी लग रही है इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि अनारक्षित श्रेणी में जो कैंडिडेट आएंगे उसे 25 रुपये, यानी सभी के लिए 25 रुपये निर्धारित शुल्क की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये, विकलांगजन हेतु भी 25 रुपये निर्धारित शुल्क जमा करनी है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आयोग के द्वारा अभी तो सारे को फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा, उसके बाद से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और जो आयोग के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की जो बताई जाएगी उसे सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के द्वारा ही जमा करने की अनुमति दी गई है। इसमें फॉर्म की प्रिंट आउट लेने के लिए बारे में बताई गई है कि अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पर अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर पेड की रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जो पेड की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे लॉगिन करके एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाके अपना अभ्यर्थी को अभिलेखों की परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यानी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप प्रिंट आउट करके इसे अपने पास रख लें। आगे यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस शुल्क भुगतान किया जा चुका है तो अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाके एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक पर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रिंट आउट निकाल लें। आवेदन में संशोधन के संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई है कि फॉर्म फिल करने के बाद से जो संशोधन की डेट दी गई है 4 फरवरी 2022 तक, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। अभी बताया गया कि अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर पेड का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP के माध्यम से अभ्यर्थी भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को भी संशोधित कर सकता है, यानी नाम में वर्तनी में गलती, पिता के नाम के वर्तनी में गलती, पत्राचार का पता, EWS एवं क्षैतिज आरक्षण, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता के संबंध में मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में बताई गई है कि राजस्व परिषद विभाग है, लेखपाल की जो पद हैं और ग्रेड पे 2000 बताई गई है। 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। अनारक्षित श्रेणी में 3271 पद हैं। अनुसूचित जाति के 1690, अनुसूचित जनजाति के 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2174, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 798, कुल पद 8085 निर्धारित की गई है। अस्थाई अस्थाई। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताई गई है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदों की संख्या 149, इसे आप देख लेंगे। दृष्टिहीनता 0, बाधित श्रवण शक्ति में ह्रास 102, प्रमस्तिष्कीय अंगघात 122, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं उन कैंडिडेट के लिए जो इन श्रेणी में आते हैं।
आगे देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है कि अनिवार्य अर्हता राजस्व परिषद लखनऊ लेखपाल पद का नाम अनिवार्य अर्हता शैक्षिक में अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। आगे हैं अधिमानी अर्हता में अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, इन्हें वेटेज दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर पर बी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। आगे आयु सीमा के बारे में बताई गई है कि यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी विज्ञप्ति की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की हो, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा पर उतने वर्ष की अधिक होगी जितने विनिर्दिष्ट की जाए। तो ये 18 से 40 तक की है उम्र सीमा। आरक्षण जो यूपी के प्रॉपर हैं उन्हीं को मिलेगा इसका लाभ। चयन का आधार के बारे में बताई गई है यहाँ पे। लेखपाल रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन का पाठ्यक्रम जो कि पहले ही वेबसाइट पे आयोग के द्वारा दी गई थी, एक बार आप फिर देख लें। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, यानी सामान्य हिंदी से प्रश्नों की संख्या 25, गणित से 25, सामान्य ज्ञान से 25 और ग्राम समाज एवं विकास से 25 प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जिसमें निर्धारित अंक 100 रखी गई है, यानी 25 हिंदी के, 25 गणित के, सामान्य ज्ञान के 25 और ग्राम समाज एवं विकास के 25 रहेंगे। समय 2 घंटा यानी 120 मिनट के अंदर ही आपको प्रश्न को देनी है। यहाँ पे पाठ्यक्रम बताई गई है। हिंदी में क्या क्या पढ़नी है आपको, गणित में क्या क्या पढ़नी है, बीज गणित में क्या क्या पढ़नी है और रेखा गणित में कौन कौन से हैं। तो ये सब आप PDF निकाल कर डाउनलोड कर लें और इसी के आधार पे तैयारी करें। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, किस किस पार्ट से। ग्राम समाज में लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। यहाँ पर देखें कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक दिन में आयोजन किया जाना है। यानी कि अगर जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट की जाती है मुख्य परीक्षा के लिए उसकी संख्या अधिक होती है तो 2 या 1 से ज़्यादा शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकती है मेंस की। इसके बारे में बताई गई है। उक्त लिखित परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब कैंडिडेट अधिक हो जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगी। जिस तरह से पेट की एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू हुई थी, इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर भी बताई गई थी, जिसमें इसी तरह की लागू होगी। तो आप इसे देख लेंगे। आगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं। आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये सब फॉर्म में है जो कि आप काफ़ी ध्यानपूर्वक भरेंगे और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। और एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ये देख पा रहे हैं कि 5 जनवरी 2022 यानी आज के डेट में ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल यही जानकारी देनी थी दोस्तों। और एक बार फिर आप विशेष रूप से पढ़ लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।